तो कहानी की शुरुआत होती है आज के टोक्यो से, जहां विंग कमांडर जेम्स राइट सेइजुन डोजो नाम के एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में धड़धड़ाते हुए घुस जाता है। वो वहां एक जापानी आर्मी जनरल को ढूंढ रहा था जो उस डोजो के मालिक का पिता था। वहां जेम्स की मुलाकात जिस आदमी से हुई उसने अपना नाम शुंके बताया। जेम्स ने दावा किया कि वो उस जनरल को दूसरे विश्व युद्ध के जमाने से जानता है। शुंके को ये कहानी पता तो थी, लेकिन उसे तुरंत जेम्स पर शक हो गया और शक होते ही उसने अपने स्टूडेंट्स को जेम्स पर हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन जेम्स भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने बिना एक पल गंवाए बड़ी आसानी से उन सबको धूल चटा दी। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद जेम्स ने उस जनरल के साथ अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी हमें सीधे दूसरे विश्व युद्ध के उस दौर में ले जाती है जब जापान ने फिलीपींस पर कब्जा कर रखा था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक प्लेन, जिसमें जेम्स भी सवार था, उस पर जापानी एयरफोर्स ने हमला कर दिया। ये हमला तब तक जारी रहा जब तक कि प्लेन तबाह होकर समंदर में नहीं गिर गया। जेम्स किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। साथ में वो अपने दोस्त की लाश को भी खींच लाया था। आसपास का जायजा लेने के बाद जेम्स ने पास के जंगल में अपने दोस्त के शरीर को दफना दिया और कब्र पर एक क्रॉस का निशान बना दिया। अगले ही दिन जंगल में गश्त लगा रहे जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी ने उस ताजा खोदी हुई कब्र को देख लिया। जैसे ही वो उस जगह की और करीब से जांच करने लगे, जेम्स ने उन पर हमला कर दिया और अचानक जेम्स का लगाया हुआ एक लैंडमाइन फट गया, जिससे एक सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की आवाज ने तुरंत दूसरी टुकड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वो सब आवाज की तरफ दौड़े। जेम्स ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे चारों तरफ से घेर लिया गया और उसे अपना आखिरी हथियार, एक चाकू भी फेंकने पर मजबूर कर दिया गया। जेम्स को गिरफ्तार करके डिटेंशन कैंप ले जाया गया। वहां पहुंचने पर जापानी गार्ड्स का ध्यान मकड़ियों की लड़ाई पर सट्टा लगाने में लगा हुआ था। तभी कैंप का कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बेंजिरो इटो सामने आया। इटो ने ऐलान किया कि जेम्स उस प्लेन क्रैश में बचने वाला इकलौता ब्रिटिश ऑफिसर है और अगले ही पल उसने अपने आदमियों को जेम्स का सिर कलम करने का हुक्म दे डाला। हालांकि जेम्स ने इसे चुपचाप सहने से इनकार कर दिया और विरोध करने लगा। जैसे ही उसे जंगल की ओर ले जाया जा रहा था, जेम्स ने साबित कर दिया कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो उनकी पकड़ से छूटा और अपने सबसे घातक मार्शल आर्ट्स मूव से अपने दुश्मनों को एक झटके में ढेर कर दिया, जिससे वो जापानी सैनिक वहीं चित हो गए। इस क्रूर मुठभेड़ के बाद जेम्स ने फौरन एक गिरे हुए सैनिक से चाकू उठाया और तेजी से वहां से निकल भागा। भागते भागते जेम्स को अपने ही प्लेन का मलबा मिला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो सीधा एक ट्रिप वायर से टकराया और एक छिपे हुए गड्ढे वाले जाल में जा गिरा। चाकू उसके हाथ से छिटक गया और वो पूरी तरह से निहत्था हो गया। नतीजतन जेम्स को एक दूसरी गश्ती टुकड़ी ने पकड़ लिया और वापस डिटेंशन कैंप ले जाया गया। उसे तुरंत लेफ्टिनेंट कर्नल इटो के सामने पेश किया गया। इटो को जब पता चला कि जेम्स ने उसके 3 आदमियों को, जो उसके करीबी साथियों जैसे थे, मार डाला है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने धमकी दी कि वो अगले ही दिन जेम्स से इस बात का हिसाब बराबर करेगा। उस तनावपूर्ण आमने सामने के बाद जेम्स को बैरक में ले जाया गया, जहां उसकी जान पहचान दूसरे कैदियों से हुई। उनमें द बियर्ड नाम से जाना जाने वाला एक आदमी और एक अमेरिकी सैनिक सार्जेंट गैब्रियल विलानवा भी थे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाई कि वे इस जीते जागते नर्क में कैसे पहुंचे। जब जेम्स ने यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की बात शुरू की, तो जोन्सी नाम के एक दूसरे कैदी ने उसे फौरन चुप करा दिया। उसने जेम्स से कहा कि ये सब भूल जाओ, क्योंकि यहां से भागने की कोशिश करना एक मूर्खता है। जिसने भी कोशिश की वो हमेशा पकड़ा ही गया। इस कैंप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, माइनस डेथ मार्च, जो उन कैदियों के लिए था जिन्हें जबरदस्ती की मजदूरी के लिए बहुत कमजोर समझा जाता था। उन्हें मीलों दूर दूसरे कैंप तक पैदल ले जाया जाता था, लेकिन ज्यादातर रास्ते में ही एक दुखद अंत का शिकार हो जाते थे। अगली सुबह जेम्स को सभी कैदियों के बीच परेड के लिए लाया गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे मौत की सजा दी जाने वाली है। गार्ड्स ने जानबूझकर उसके हाथ नहीं बांधे थे, जो बाद में उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। फिर उसे 3 कैदियों के बीच एक क्रूर लड़ाई देखने का आदेश दिया गया, जिन्होंने इत्तो के चैंपियन फाइटर, जिसे सिर्फ दहन के नाम से जाना जाता था, के खिलाफ नियम तोड़े थे। वो चैंपियन एक विशाल मस्कुलर आदमी था, जिसने उन तीनों कैदियों को बड़ी आसानी से पीट कर मार डाला। उसकी कच्ची ताकत का वो प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब चैंपियन का सामना करने की बारी जेम्स की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जेम्स ने पलक झपकते ही उस चैंपियन दहन को घुटनों पर ला दिया। जेम्स की घातक मार्शल आर्ट्स मूव्स को देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल इटो हैरान रह गया। उसका मूड तुरंत खराब हो गया और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने निजी टेंट में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कैंप का एनफोर्समेंट ऑफिसर इटो से मिला और उससे जेम्स को तुरंत मौत के घाट उतारने की गुजारिश की। लेकिन इटो, जो हमेशा की तरह शातिर था, उसके पास जेम्स को जिंदा रखने की अपनी वजहें थीं। ऐसी वजहें जो अभी भी एक राज थीं। इस बीच जेम्स को कैदियों में सबसे ऊंचे पद वाले कैप्टन कॉलिंस से मिलने के लिए बुलाया गया। जेम्स की अविश्वसनीय क्षमता को देखने के बाद कॉलिंस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने दूसरे कैदियों के साथ मिलकर ड्रिंक किया। यहीं पर जेम्स ने अपनी पिछली कहानी बताई।
वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था लेकिन हांगकांग में पला बढ़ा था। उसने बताया कि उसने अपनी खतरनाक मार्शल आर्ट स्किल्स को हांगकांग, थाईलैंड और जापान सहित पूरे एशिया में ट्रेनिंग लेकर हासिल किया था। कुछ ही समय बाद जेम्स को फिर से इटो का सामना करने के लिए बुलाया गया। इटो, जो साफ तौर पर जिज्ञासा से भरा हुआ था, उसने जानना चाहा कि जेम्स ने अपनी फाइटिंग स्टाइल कहां से सीखी थी। उसने जेम्स द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक को एक प्रतिबंधित तकनीक के रूप में पहचाना, जिससे ये पता चलता था कि वो शायद जानता था कि जेम्स का टीचर कौन था। एक आखिरी डरावनी चेतावनी के तौर पर इटो ने अपनी कटाना निकाली और जानबूझकर जेम्स के गाल पर एक चीरा लगा दिया। संदेश साफ था, जेम्स उधार की जिंदगी जी रहा था। अगली सुबह जेम्स को एक बार फिर एक मैच के लिए मैदान के बीच में परेड के लिए लाया गया। उसके आने पर दूसरे कैदियों ने जयकारे लगाए, जो इस तमाशे को देखने के लिए उत्साहित थे। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी एक आदमी नहीं बल्कि इटो के 3 टॉप सैनिक थे। बिना एक पल की देरी के वो क्रूर संघर्ष शुरू हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, जेम्स उन तीनों को हराने में कामयाब रहा। उसने उन्हें जान से नहीं मारने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वे सिर्फ इटो के आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन उन सैनिकों को फिर भी अपनी नाकाबिलियती के लिए कड़ी सजा दी गई, क्योंकि वे जानते थे कि मैच खत्म होने के बाद उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैदान की उस झड़प के बाद जेम्स, गैब्रियल और कॉलिंस ने वहां से भाग निकलने के बारे में एक गंभीर बातचीत शुरू की। जेम्स जानता था कि हर दिन लड़ने से वे बस थककर चूर हो जाएंगे, इसलिए उसने कैंप के रेडियो में से एक को चुराने का आइडिया दिया ताकि वे मदद के लिए किसी को बुला सकें। हालांकि वे शुरू में झिझक रहे थे, लेकिन गैब्रियल और कॉलिंस इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें अब कुछ अलग करना होगा। इस साहसी प्लान को तब अमल में लाया गया जब दूसरे कैदी कैंप की बाड़ पर जबरदस्ती की मजदूरी कर रहे थे। गैब्रियल ने जानबूझकर एक शोर शराबे वाला ध्यान भटकाने का काम किया ताकि टावर के संतरियों सहित सभी गार्ड्स का ध्यान उधर चला जाए। जैसे ही गार्ड्स की नजरें कहीं और गईं, जेम्स रेडियो चुराने के लिए टावर पर चढ़ गया। ये प्लान बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा था, लेकिन जैसे ही जेम्स बाहर निकलने वाला था, वो सीधे कैंप की नर्स टेरेसा से टकरा गया। किस्मत से वो उनकी अपनी साथी निकली और उसकी मदद से जेम्स और उसके साथियों ने सफलतापूर्वक रेडियो हासिल कर लिया। अगली सुबह उन्हें एक क्रूर सजा देखने के लिए मजबूर किया गया। भागने की कोशिश करने वाले 2 कैदियों को पकड़कर वापस लाया गया था। जैसे ही बारिश होने लगी, लेफ्टिनेंट कर्नल इटो ने अपने आदमियों को उन दोनों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया ताकि भागने का ख्याल रखने वाले किसी भी और कैदी को एक डरावना संदेश मिल सके। उस रात जेम्स और द बियर्ड ने जोन्सी को घेर लिया। उन्हें शक था कि जोन्सी उस छिपे हुए रास्ते को जानता है जिसका इस्तेमाल उन भागे हुए कैदियों ने किया था और वे उसे छोड़ने वाले नहीं थे। दबाव में आकर जोन्सी आखिरकार उस गुप्त रास्ते को बताने के लिए तैयार हो गया। जेम्स ने तुरंत एक सोलो मिशन की तैयारी की। उसने अपने बिस्तर पर एक पुतला बना दिया ताकि ऐसा लगे कि वो सो रहा है, और फिर चुपके से बाहर निकल गया। द बियर्ड की मदद से जेम्स बैरक से बाहर निकलने और मुख्य डिटेंशन एरिया को पार करने में कामयाब रहा। थोड़ी देर बाद कैप्टन एंडो कैदियों का निरीक्षण करने आया। हालांकि उसने जेम्स द्वारा बिस्तर पर खेली गई उस साफ चाल को नोटिस कर लिया था, लेकिन एंडो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप रहा। उसकी चुप्पी ने कैदियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इटो का दाहिना हाथ असल में दोनों तरफ से खेल रहा था। दूसरी ओर जेम्स अब आसपास के जंगल की खोज कर रहा था, जो घना, उमस भरा और उबड़ खाबड़ इलाका था। आखिरकार वो रेडियो सिग्नल खोजने की कोशिश में पास की एक पहाड़ी पर पहुंच गया। अपनी उस ऊंची जगह से जेम्स ने समंदर पर एक जहाज को देखा जिसने एक उम्मीद की किरण जगाई। लेकिन जब उसने रेडियो पर हो रही बातचीत को सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो एक भी शब्द नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सब कुछ नवाजो भाषा में था। इस नई भारी निराशा के साथ जेम्स को सुरक्षित रूप से जेल की बैरकों में लौटना पड़ा, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। अगले दिन जबरदस्ती की मजदूरी के दौरान जेम्स ने कॉलिंस और दूसरों को रेडियो से मिली जानकारी के बारे में बताया। उसने इसे एक सकारात्मक रूप देने की कोशिश की, उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिकी नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि उसने नावाहो भाषा सुनी थी, जो उत्तरी अमेरिका के स्वदेशी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक जटिल भाषा थी, जिसे अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अटूट कम्युनिकेशन कोड के रूप में इस्तेमाल किया था। कुछ ही समय बाद लेफ्टिनेंट कर्नल इटो ने जेम्स को बुलाया। इटो भी नावाहो भाषा के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और उसने जेम्स से इसके बारे में पूछा। इटो ने जेम्स को एक सौदा पेश किया। अगर वो उसे वो भाषा सिखाता है तो इटो उसकी अवज्ञा के लिए उसे माफ कर देगा। लेकिन जेम्स, जो कभी झुकना नहीं चाहता था, उसने एक व्यंग्यात्मक जवाब दिया जिसने इटो को तुरंत गुस्से में ला दिया। ये साफ हो गया कि इटो घबराया हुआ था, क्योंकि उसने भी नावाहो ट्रांसमिशन सुने थे और उसे एहसास हो गया था कि इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना खतरनाक रूप से करीब आ रही है। इटो ने सोचा कि अगर जेम्स जैसा एक ब्रिटिश अधिकारी पहले से ही यहाँ है तो ब्रिटिश सेना भी ज्यादा दूर नहीं हो सकती। अगले दिन जेम्स को एक मिसाल बनाया गया। इटो के आदेशों की अवहेलना करने के बाद उसे परेड के लिए बाहर लाया गया और बांध दिया गया, और गार्ड्स द्वारा उसकी बेरहमी से सार्वजनिक पिटाई की गई।
पिटाई के बाद उसके हाथ खोल दिए गए और उसके बुरी तरह से चोटिल और घायल शरीर के बावजूद जेम्स को उन्हीं सैनिकों से लड़ने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने अभी अभी उस पर हमला किया था। थका हुआ और अपनी आखिरी बची खुची ताकत के साथ जेम्स ने संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसने अपनी लय वापस पाई और बेरहमी से पलटवार किया। दुर्भाग्य से फिर उसे कैप्टन एंडो ने हरा दिया। अपने कैदी को हारते देख इटो ने दांव और बढ़ा दिया और जेम्स को सजा देने या पीछे हटने के बजाय उसने कई अन्य निर्दोष कैदियों को बिना किसी दया के गोली मार दी, एक ऐसा डरावना और अविस्मरणीय सबक सिखाते हुए। इस भयानक घटना के बाद जेम्स अपनी चोटों के कारण बेहोश हो गया और 3 दिन बाद उसे होश आया। जब वो आखिरकार जागा तो कैंप की नर्स टेरेसा वहीं थी। टेरेसा ने जेम्स को अपनी दुखद कहानी सुनाई कि कैसे वो युद्धबंदी बनी थी। उसने जेम्स से कबूल किया कि हालांकि वो जानती थी कि ये जगह धरती पर नर्क है, लेकिन उसका मानना था कि यहां से भागना बस असंभव था। उस रात जेम्स अपने चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर एक कटाना को मंडराते हुए देखकर जाग गया। ये लेफ्टिनेंट कर्नल इटो था जो जेम्स को देखने आया था ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि वो आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह से फिट है। इटो के शब्द वही थे, एक भयावह धमकी, जेम्स जल्द ही मर जाएगा। यहीं पर इटो ने आखिरकार अपने पत्ते खोले, ये खुलासा करते हुए कि वो जानबूझकर जेम्स की जान से खिलवाड़ कर रहा था क्योंकि वो उसकी निहत्थे लड़ने की शैली से इंट्रीग्ड था जिसे उसने पहचान लिया था। इस बीच बैरक के बाहर हवा में तनाव भरा हुआ था। साफ संकेत थे कि मित्र देशों की सेना कैंप के करीब आ रही है। हालांकि इटो, जो अपने कट्टरपंथ पर अड़ा हुआ था, उसने जेम्स को चेतावनी दी कि अगर मित्र देशों की सेनाएं आती हैं तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि आने वाली लड़ाई में कोई भी नहीं बचेगा, न तो उसके अपने आदमी और न ही कैदी। उस मुलाकात के बाद जेम्स को वापस उसके दोस्तों के साथ बैरक में फेंक दिया गया। गैब्रियल और द बियर्ड के साथ बातचीत करते समय जोन्सी ने कुछ देखा। ये एक फ्लायर था जिसे आसमान से गिराया गया था। इसमें जनरल डगलस मैकार्थर का एक संदेश था जिसमें कहा गया था कि कैंप में की गई सभी क्रूरता, भूखमरी और मौतों के लिए जापान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। दूसरे कैदियों के लिए वो कागज आजादी की एक ताज़ा हवा, एक नई उम्मीद की तरह था। ये मुक्ति और न्याय का एक वादा था। हालांकि जेम्स के लिए ये एक आपदा का संकेत था। उसे इस बात की गंभीर चिंता थी कि घिरा हुआ इटो एक लापरवाह आत्मघाती रास्ता चुनेगा, एक कामिकाजी मिशन जहां इटो पूरे कैंप को मिटाने की कोशिश करेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई समय से पहले ही दुनिया से चला जाए। खैर, बाद में जेम्स और गैब्रियल चुपके से उस गिरे हुए ग्लाइडर को देखने के लिए निकल गए जिसे जेम्स ने पहले जंगल में देखा था। जैसे ही वे बैरक में वापस जाने वाले थे, वे एक अकेले जापानी सैनिक से टकरा गए जिसे जेम्स ने जल्दी और कुशलता से ढेर कर दिया। अपने गुप्त ऑपरेशनों को और आसान बनाने के लिए जेम्स ने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने और कैप्टन एंडो को अपने साथ काम करने के लिए भर्ती करने का फैसला किया। एक तनावपूर्ण टकराव और कुछ अच्छी तरह से दी गई धमकियों के बाद एंडो, जो पहले से ही अपनी वफादारी में डगमगा रहा था, आखिरकार मदद करने के लिए तैयार हो गया। एंडो के सहयोग के कारण जेम्स और गैब्रियल बिना किसी संदेह के समय पर बैरक में वापस आ गए। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में घसीट कर लाया गया ताकि वे कॉलिंस को उस जापानी सैनिक पर हमले की घटना के लिए दी जाने वाली सजा देख सकें। पिछली रात जेम्स, जो अपराध बोध से भरा हुआ था, उसने तुरंत सच्चाई कबूल करने और कॉलिंस का नाम साफ करने की कोशिश की। हालांकि चूंकि कॉलिंस को मृत सैनिक के पास रंगे हाथों पकड़ा गया था, जेम्स की दलील को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कॉलिंस को लेफ्टिनेंट कर्नल इटो के एक सैनिक के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कॉलिंस ने अपने पद और उम्र के बावजूद उस जापानी सैनिक को हरा दिया, ये साबित करते हुए कि वो अभी भी एक ताकतवर इंसान था। उस झड़प के बाद जेम्स ने तुरंत इटो को एक द्वंद्व के लिए चुनौती दी, लेकिन चालाक इटो ने चारा नहीं लिया। उसने एक लचर बहाना बनाकर मना कर दिया और इसके बजाय अपने आदमियों को जेम्स को हिरासत में लेने और उसे प्रताड़ित करने का आदेश दिया। इस कायरतापूर्ण कदम ने जेम्स को गुस्से से भर दिया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इटो को उसके मुंह पर एक कायर कहा। उस रात गैब्रियल और जेम्स, ये जानते हुए कि उनके पास समय खत्म हो रहा है, रेडियो का उपयोग करने के लिए चुपके से बाहर निकल गए। गैब्रियल नावाहो कोड के बारे में अपने थोड़े से ज्ञान पर भरोसा करते हुए अमेरिकी सैनिकों के साथ संवाद करने की पूरी कोशिश की। एक अप्रत्याशित किस्मत के झटके में कोड सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ और अमेरिकी सेना द्वारा उसका जवाब दिया गया। उन्होंने आखिरकार संपर्क बना लिया था। हालांकि जब वे बैरक में लौटे तो उन्होंने पाया कि अन्य सभी कैदी हवा में गायब हो गए थे। जैसे ही गैब्रियल स्थिति की जांच करने वाला था, जापानी सैनिकों को उनके चुपके से बाहर निकलने के बारे में पता चल गया और उन्हें पीट दिया गया। अगले दिन जेम्स और गैब्रियल दोनों एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर बंधे हुए जागे। सौभाग्य से कैंप की नर्स टेरेसा और एक अन्य सहयोगी उन्हें छुड़ाने के लिए जल्दी पहुंच गए। टेरेसा ने भयानक सच्चाई का खुलासा किया। जेम्स और गैब्रियल के ट्रांसमिशन के तुरंत बाद एक मित्र देशों का विमान जेल कैंप के ऊपर से उड़ा। सफल संदेश ने अमेरिकियों से एक त्वरित प्रतिक्रिया को प्रेरित किया था। इटो घबराहट में तुरंत एक सामूहिक हत्या को अंजाम दे चुका था, ठीक वैसा ही जैसा जेम्स को डर था।
जब वे झोपड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से नरसंहार का सामना किया। मैदान विनाश और मृत्यु का एक भयानक दृश्य था। उस अराजकता और भयानक नरसंहार के बीच तेरेसा और उसके सहयोगी ने एक हताश चतुर योजना बनाई। उन्होंने टावर गार्ड को नीचे बुलाने के लिए बीमार होने का नाटक किया। एक बार जब गार्ड पहुंच के भीतर आ गया तो उस जोड़ी ने, जो एक असली डायनामिक डुओ थी, जल्दी से उस पर काबू पा लिया। जेम्स और गैब्रियल टावर पर चढ़ने में सक्षम थे, जबकि गैब्रियल ने मित्र देशों की सेनाओं को महत्वपूर्ण निर्देशांक बताने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया। जेम्स उन कुछ बचे हुए कैदियों को बचाने के लिए निकल पड़ा जिन्हें कत्ल किया जाने वाला था। इस हस्तक्षेप ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और जापानी सैनिक, जो पहले से ही तनाव में थे, और भी लापरवाह हो गए, जिससे कैंप पूरी तरह से लड़ाई में डूब गया। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, तेरेसा और उसके दोस्त ने जोन्सी के साथ भागने की कोशिश की। इस बीच गैब्रियल खुद को एंडो के साथ एक भयंकर एक लड़ाई में फंसा हुआ पाता है। ठीक जब गैब्रियल हारने की कगार पर था, कॉलिंस वहां पहुंचा और उसकी जान बचाई। कॉलिंस का हस्तक्षेप एक गेम चेंजर था, लेकिन दुखद रूप से उस हताश संघर्ष के बीच उस बहादुर अमेरिकी कप्तान को गोली मार दी गई और वो शहीद हो गया। कहीं और जेम्स सक्रिय रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल इटो की तलाश कर रहा था और आखिरकार उसे अपने निजी कमरे में ढूंढ लिया। दोनों लोगों ने आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित द्वंद्व में भाग लिया। कटाना तलवारों से जीजान लगाकर लड़े, लेकिन इससे पहले कि जेम्स काम खत्म कर पाता, गैब्रियल ने उसे खींच लिया, चिल्लाते हुए कि उन्हें तुरंत जंगल में जाना होगा। ग्लाइडर के रास्ते में जेम्स को लगभग कैप्टन ने गोली मार दी थी, जो उसे निशाना बना रहा था। लेकिन एक पूरी तरह से चौंकाने वाले घटनाक्रम में उस गोली को जानबूझकर खुद इटो ने विफल कर दिया। इस विश्वासघात के लिए उसकी असली मंशा पूरी तरह से एक रहस्य बनी रही। बिल्कुल भी समय बर्बाद न करते हुए जेम्स और उसके दोस्त उस ग्लाइडर को तैयार करने के लिए दौड़े, जिसे आने वाले मित्र देशों के सहायता विमान द्वारा खींचा जाना था। दूसरी ओर जापानी सैनिकों ने उन्हें काटने और भागने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मित्र देशों के विमानों ने आकर उन पर बमबारी कर दी। उस हताश क्षण में जेम्स ने कैप्टन एंडो को, उस सैनिक को जिसने उनकी मदद की थी, को गोली से मरते हुए देखा। आखिरकार जेम्स और उसके दोस्त सफलतापूर्वक हवा में उड़ गए और अंततः जेल कैंप से बचा लिए गए। वो भागने का मिशन, जो पूरी तरह से असंभव लग रहा था, जेम्स की दृढ़ता से सफल हुआ। हालांकि वे हर कैदी को नहीं बचा सके, जेम्स ने जल्द ही काम खत्म करने के लिए वापस आने की कसम खाई। कहानी वापस वर्तमान में टोक्यो के डोजो में आती है। शुंके डोजो के मालिक ने जेम्स को सूचित किया कि उसके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इटो का 1 साल पहले निधन हो गया था। ये खबर सुनकर जेम्स तुरंत जाने के लिए मुड़ा, अपनी औपचारिक संवेदना व्यक्त करते हुए। हालांकि शुंके ने उसका रास्ता रोक दिया और अपने छात्रों को बाहर निकलने का आदेश दिया। पता चला कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जेम्स को वो प्रतिबंधित मार्शल आर्ट्स मूव करते हुए देखने की मांग की, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। जेम्स अनुरोध पर सहमत हो गया, लेकिन अपनी स्किल्स दिखाते समय जानबूझकर खुद को रोका और उस घातक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। शुंके ने तुरंत उसे इस बात पर टोका, जेम्स से अपनी शक्ति की असली सीमा दिखाने की भीख मांगते हुए। जेम्स ने फिर भी मना कर दिया, ये जानते हुए कि तकनीक बहुत खतरनाक थी, लेकिन अंततः हार मान ली और तकनीक दिखाई। फिर भी शो से संतुष्ट होकर शुंके ने एक चीज निकाली, रॉयल एयरफोर्स का बैज, जिसे इत्तो ने जेम्स से तब ले लिया था जब वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कैदी था। उस यादगार चीज को जेम्स को वापस सौंपना शुंके का अपने पिता के अतीत और शायद अपने खुद के अतीत को सुलझाने का एक तरीका था। जैसे ही वो बैज वापस उसके कब्जे में आया, जेम्स राइट ने मार्शल आर्ट स्टूडियो छोड़ दिया और शहर में गायब हो गया।